हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल विषय से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज का वीडियो। इससे पहले जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, अपने लाइक और कमेंट देना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी के निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? तो पृथ्वी की परतों से संबंधित प्रश्न है। वायुमंडलीय ओजोन परत का अधिकतर संकेंद्रण किस परत में देखने को मिलता है? तो हम जब बात करते हैं पृथ्वी की परतों की, तो पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र को 5 परतों में विभाजित किया गया है, जो कि क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल और वायुमंडल के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल की अगर हम बात करें तो समताप मंडल की ऊंचाई 16 किलोमीटर से लेकर के ऊपर 50 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। और इसी परत में समताप मंडल की परत में ओजोन परत देखने को मिलती है। ओजोन परत मुख्य रूप से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, जो कि पृथ्वी पर मनुष्यों में कैंसर रोग को जन्म देती हैं। तो इसी कारण से ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो समताप मंडल में ओजोन परत का संकेंद्रण अधिक है। उत्तर सही हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो यहाँ पर ग्रहों के अवरोही क्रम के बारे में पूछा गया है। तो जब हम ग्रहों के आकार की बात करते हैं, अवरोही का मतलब घटते क्रम की बात करते हैं, तो ग्रहों का जब घटते हुए क्रम देखते हैं तो सबसे पहला अगर हम ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है आपका बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। ग्रहों की संख्या 8 है। पूर्व में इसकी संख्या 9 हुआ करती थी, लेकिन 24 अगस्त वर्ष 2006 से प्लूटो को ग्रहों की श्रृंखला से हटा दिया गया और ग्रहों की संख्या में कमी करते हुए इनकी संख्या 8 रखी गई। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसके बाद में जो ग्रह है वो है शनि। शनि के बाद में अरुण, अरुण के बाद में वरुण। ये घटता हुआ क्रम है ग्रहों का। इसके बाद में पृथ्वी जो है वो 5वां बड़ा ग्रह है, पृथ्वी। और पृथ्वी के आकार के समानता में शुक्र है। इसके बाद में मंगल है। और सबसे छोटे अगर ग्रह की बात करते हैं तो वो कौन सा है? बुध। तो इस तरीके से बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाता है? बुध हो जाता है। तो ये हमारा घटता हुआ क्रम है ग्रहों का। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसमें सही हो जाएगा पृथ्वी, मंगल। मंगल छोटा है पृथ्वी से, ये गलत हो जाएगा। बृहस्पति के बाद में यूरेनस और सन, यहाँ पर यूरेनस बीच में आ गया, ये गलत हो जाएगा। यूरेनस हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। हाँ जी, यही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध। ठीक है, अगर हम बात करें यूरेनस, तो यूरेनस नाम होता है अरुण का और नेपच्यून नाम होता है वरुण का। ठीक है, तो यूरेनस यानी अरुण, इसके बाद में पृथ्वी, फिर मंगल और फिर बुध। ये हमारा क्रम हो जाता है ग्रहों का घटते हुए। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है। प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। और ये खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है। और एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाता है लगभग 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। यानी अगर हम दूरी की बात करें
तो 1 प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर हो जाता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक हो जाएगा। 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 500 सेकंड का समय लगता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये हमारे मिनट और सेकंड में हैं। तो जब हम 500 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 8 मिनट 20 सेकंड। यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगर वहीं पर हम सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करें तो सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर और वहीं अधिकतम दूरी की बात करें तो 15.20 करोड़ किलोमीटर। ये अधिकतम दूरी हो जाती है हमारी सूर्य से पृथ्वी की। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी की अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम दूरी हो जाती है 14.70 करोड़ मीटर और अधिकतम दूरी जो हमारी हो जाती है, अधिकतम दूरी 15.20 करोड़ किलोमीटर। वहीं अगर हम औसत दूरी की बात करते हैं तो पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, तो पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर, अधिकतम दूरी 15.20 करोड़ किलोमीटर और औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? तो सूर्य का दीप्तमान आमुख जो कहलाता है वो प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगर हम बात करें प्रकाश मंडल की तो सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह जिसे हम देख सकते हैं उसे हम फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। यानी प्रकाश मंडल को हम फोटोस्फीयर के नाम से भी जान सकते हैं, फोटोस्फीयर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम सूर्य के वाह्यतम भाग की उस भाग की बात करें जिसे हम सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय देखते हैं तो उसे कोरोना कहा जाता है। यानी सूर्य ग्रहण के समय कोरोना से हमको प्रकाश प्राप्त होता है या इसी कोरोना को हम सूर्य का किरीट या सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर सूर्य का दीप्तमान आमुख भाग है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया है जिसमें 4 हाइड्रोजन के अणु मिलकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो 4 हाइड्रोजन अणु मिलकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और ढेर सारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं जिसे हम नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। नाभिकीय संलयन की क्रिया 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया, नाभिकीय संलयन की क्रिया 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न होती है जिसमें 4 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जब हम सबसे अधिक चमकीले ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह का नाम आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र। अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे नंगी आँखों से सूर्य के प्रकाश के झंझावत के कम होने में देखा जा सकता है सुबह या सांझ के समय। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बाद सर्वाधिक चमकीला दिखाई देने वाला तीसरा अगर खगोलीय पिंड की बात की जाए तो शुक्र का नाम आता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के
बाद क्षितिज पर दिखाई पड़ता है और इसी वजह से इसको सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह सौर मंडल में सर्वाधिक ताप वाला ग्रह भी है, जिसके कारण से इसको हम प्रेशर कुकर ग्रह की संज्ञा भी देते हैं। प्रेशर कुकर ग्रह, ठीक है, प्रेशर कुकर ग्रह की संज्ञा भी देते हैं। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है और इसी वजह से इसका ताप अत्यधिक है, ठीक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा या पृथ्वी की भगनी के नाम से जाना जाता है। यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 225 दिन का समय लेता है और ये अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करता है, ठीक है। ये शुक्र ग्रह की विशेषता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से इसका ताप सर्वाधिक है और इसी वजह से इसको प्रेशर कुकर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सांझ और सुबह के समय नंगी आंखों से इसको देखा जा सकता है, इसीलिए शाम और भोर का तारा भी कहा जाता है। आकार और संरचना में ये पृथ्वी के समान है और इसी वजह से इसको पृथ्वी की जुड़वा, पृथ्वी की भगनी के नाम से जाना जाता है। सूर्य से दूसरे क्रमांक पर है और लगभग 225 दिनों में अपना चक्कर पूरा करता है, ठीक है। तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है, अत्यधिक चमकीला दिखने के कारण इसको सुंदरता की देवी भी कहा जाता है, ठीक है, सुंदरता की देवी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? तो जब हम पृथ्वी से छोटे ग्रहों की बात करते हैं तो पृथ्वी के बाद नंबर आता है शुक्र का। शुक्र पृथ्वी के समानता है शुक्र की। इसके बाद में नंबर आता है मंगल का और इसके बाद नंबर आता है किसका? बुध का। तो बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी पांचवा ग्रह है। पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है। तो जब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र पृथ्वी की अपेक्षा आकार में थोड़ा छोटा है, लेकिन इसकी संरचना पृथ्वी के समान दिखाई देने के कारण इसको पृथ्वी की जुड़वा भी कहा जाता है। तो उत्तर सही हो जाएगा बी, शुक्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो अभी हमने जिक्र किया था सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। वहीं अगर इसके उपग्रहों की बात करें तो इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। हम अगर बात करें बुध और शुक्र के, कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय 88 दिन का समय लेता है। सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसका विशिष्ट गुण इसमें चुंबकत्व का होना है। वायुमंडल के अभाव के कारण दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है, या हम कह सकते हैं इसकी सतह रेतीली होने के कारण इसका दिन अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। इस वजह से इसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। यानी सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? दैनिक तापांतर सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध। तो बुध सूर्य से प्रथम नंबर पर, पहले स्थान पर है। 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सतह रेतीली होने के कारण इसका दिन अत्यधिक गर्म, रात बर्फीली होती है और इसी वजह से इसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक है और सौर मंडल का 8 ग्रह में से सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा बी, बुध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? तो जब हम बात करते हैं सौर मंडल के ग्रहों की, तो सौर मंडल के ग्रहों को हमने दो भागों में बांटा। ग्रहों को दो भागों में बांटा गया, एक आंतरिक ग्रह और दूसरे बाह्य ग्रह, या इनको हम कह सकते हैं पहला आंतरिक या पार्थिव और दूसरा बाह्य या जोवियन ग्रह। तो आंतरिक ग्रहों की बात करें तो सूर्य से अंदर की ओर जो 4 ग्रह आते हैं, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल की बात आती है, ये हमारे आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। इनका निर्माण धूल कणों से या चट्टानों से हुआ है। बाह्य ग्रहों की अगर बात करें तो बृहस्पति, दूसरा शनि, अरुण और वरुण,
ये 4 ग्रह जोवियन या बाह्य ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है, या हम कह सकते हैं आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो बाह्य ग्रह जो है उनका निर्माण गैसों से हुआ, या हम कह सकते हैं इनके वायुमंडल में, इनकी संरचना में गैसों का योगदान अधिक है, जबकि पार्थिव ग्रहों में चट्टानों का योगदान अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कौन सा है। तो जब हम बात करते हैं शनि की, बृहस्पति की और अरुण की, तो ये हमारे बाह्य या जोवियन ग्रह में आते हैं। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा मंगल। मंगल हमारा आंतरिक या पार्थिव ग्रहों में आता है। पार्थिव ग्रहों की अगर बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हमारे आंतरिक या पार्थिव ग्रह हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा मंगल। उत्तर हो जाएगा सी, मंगल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो सौर मंडल में मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा, आकार में 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से पृथ्वी से देखने के कारण इसकी छवि लाल दिखती है और इसी वजह से इसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है और इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं, जिसमें से डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, तो मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। किसकी? आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है और इसी वजह से इसको हम लाल ग्रह कहते हैं। 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रह, और ये उपग्रह जो हैं वो डिमोस और फोबोस हैं, जिनमें फोबोस बड़ा है और डिमोस छोटा है, और डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। वही अगर मंगल की सतह पर बात करें तो निक्स ओलंपिया सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, मंगल ग्रह की बात करें तो सूर्य से स्थिति में चौथा और आकार में 7वां ग्रह है। कौन सा ग्रह है? 7वां ग्रह है। ठीक है, तो ये मंगल की विशेषता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो अभी हमने चर्चा किया था, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उत्तर सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक उपग्रहों की, तो सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह शनि के वर्तमान में हैं। वर्तमान में शनि के उपग्रहों की संख्या लगभग 142 है। वहीं पर अगर हम बृहस्पति के उपग्रहों की बात करें तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या लगभग 92 के करीब है। ठीक है, मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के 92 उपग्रह, मंगल के 2 जिनमें डिमोस और फोबोस। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है गैनीमीड। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह हैं डिमोस और फोबोस, जिनमें सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस का नाम आता है। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह। ठीक है, गैनीमीड सबसे बड़ा। शनि के उपग्रहों की संख्या 142 वर्तमान में, जिनमें टाइटन सबसे प्रमुख है। कौन सा? टाइटन सबसे प्रमुख है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हो जाएंगे? तो शनि के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है। तो जब हम बात करते हैं पृथ्वी के आकार की, तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756
12,756 किलोमीटर। जबकि चंद्रमा का अगर हम व्यास करें, ये हमारा पृथ्वी का व्यास है, पृथ्वी का व्यास, और जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा का भूमध्य रेखीय व्यास 3,474 किलोमीटर है, और ये व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 27% है। पृथ्वी का लगभग कितना है? 27% है। अतः हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 भाग है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, 1/4वां भाग। वहीं पर अगर हम चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वीय में मान में अंतर देखें तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। यानी पृथ्वी के गुरुत्व का 1/6 चंद्रमा का गुरुत्वीय मान है। चंद्रमा का गुरुत्वीय मान है। ठीक है, वहीं पर अगर हम आकार की बात करते हैं तो आकार लगभग 27% जो कि 1/4 के आसपास है, और गुरुत्वीय मान लगभग 1/6 है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 1/4। अगला प्रश्न देखें, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेनोलॉजी कहा जाता है। यानी चंद्रमा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। तो सेलेनोलॉजी चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना कहलाता है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक है। किसकी मात्रा अधिक है? टाइटेनियम की मात्रा अधिक है। वहीं अगर हम चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करते हैं तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। 84,000 किलोमीटर है, जिसको सिस्लीनूर के नाम से जाना जाता है, या सिस्लूर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, जिसको सिस्लीनूर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और टाइटेनियम चंद्रमा की सतह पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा का तत्व है। अगर हम बात करें, चंद्रमा की सतह पर धूल के मैदान देखने को मिलते हैं, जिनको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में से गठित होता है। तो पृथ्वी की पपड़ी यानी पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो जब हम बात करते हैं पृथ्वी की संरचना और उसकी बनावट की, तो पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी जो संरचना है यह पृथ्वी की भूपर्पटी कहलाती है, भूपर्पटी। इसके बाद में इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहली संरचना जो है उसको हम कहते हैं सियाल, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम के तत्व देखने को मिलते हैं। दूसरी सिलिका और मैग्नीशियम, जिसको हम सीमा कहते हैं। और तीसरी जो है उसको हम निफे कहते हैं, जिसमें निकिल और फेरस देखने को मिलता है। ठीक है, तो सियाल पृथ्वी की भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। इसकी संरचना में ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता देखने को मिलती है। इसमें ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, अभ्रक, कोयला इत्यादि पदार्थ पाए जाते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता के कारण इसको सियाल के नाम से भी जाना जाता है। यानी भूपर्पटी की ऊपरी परत को सियाल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हो जाएगा सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता देखने को मिलती है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। वहीं अगर हम पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग की बात करें तो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम के साथ साथ चांदी, मैग्नीज आदि पदार्थ पाए जाते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता की वजह से इसको हम सीमा के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग की बात करें तो भारी घनत्व वाले पदार्थ जैसे तांबा, लोहा, जस्ता, सोना आदि पाए जाते हैं, जिनमें निकिल और लोहे
या फेरस की अधिकता के कारण इसको निफेक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सिलिकॉन और एल्युमिनियम पृथ्वी की भूपर्पटी का प्रमुख मुख्य अंश के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। तो वर्ष का सबसे लंबा दिन, जब हम बात करते हैं वर्ष के सबसे लंबे दिन की, तो पृथ्वी की संरचना ज्योइड आकार की है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध होता है। सूर्य उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा तक गमन करता है। दक्षिण में मकर रेखा तक गमन करता है। ठीक है, सूर्य की किरणें 21 जून को, कब? 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती हैं। और इस वजह से 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है और रातें बड़ी होती हैं। वहीं 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती। यहाँ रातें उत्तरी गोलार्ध की बड़ी होंगी। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य चमकता है और इस वजह से उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन 21 जून को होगा और इसकी रात छोटी होगी। तो सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। तो 21 जून को वर्ष का उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा या सबसे लंबा दिन होता है, जबकि रात सबसे छोटी होती है। वहीं अगर हम रात सबसे लंबी की बात करें तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध की रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो उत्तर सही हो जाएगा सी, 21 जून। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 है। वहीं अगर भूमध्य रेखीय व्यास की बात करें, ध्रुवीय व्यास की अगर हम बात करें, ध्रुवीय व्यास की, तो ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। और इस तरीके से पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में लगभग 42 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। कितना अंतर पाया जाता है? 42 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास में 42 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी लगभग 23.5 डिग्री पर अपने अक्ष से केंद्र की ओर झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और पृथ्वी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगभग 1610 यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाती है और इस आधार पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है। कितने? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756, ध्रुवीय व्यास 12,714, दोनों में अंतर लगभग 42 किलोमीटर का। पृथ्वी 23.5 डिग्री केंद्र की ओर झुकी हुई है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और इस तरीके से अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है, जो कि इसके दिन रात की अवधि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में बांटा गया? तो विश्व को मुख्य रूप से 24 समय जोन में बांटा गया है। ठीक है, विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम, मानक समय में एक एक घंटे के अंतराल पर विभाजित किया गया है। ग्रीनविच, अगर बात करें ग्रीनविच मीन टाइम की,
तो इसका अभिप्राय उस समय से है जो ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है। ये इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक शहर से होकर के गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा, जिसको हम प्राइम मेरिडियन रेखा या प्राइम मेरिडियन या मेरिडियम रेखा, या इसी को हम शून्य देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं। शून्य देशांतर रेखा, जहाँ से विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यानी इसी देशांतर रेखा से समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। तो इसको ग्रीनविच मानक रेखा या शॉर्ट में इसको जीएमटी के नाम से भी जाना जाता है। जीएमटी ग्रीनविच मेरिडियन रेखा या प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्रत्येक 1 घंटे के अंतराल पर टाइम जोन को विभाजित किया गया और पृथ्वी के 24 घंटे के समय को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। तो विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में बांटा गया है? 24 में। तो उत्तर सही हो जाएगा सी 24। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो जब हम भारतीय समय की बात करते हैं तो भारतीय समय जो निर्धारित किया जाता है वो 82.5 देशांतर से निर्धारित किया जाता है। कितने देशांतर से? 82.5 डिग्री देशांतर से समय निर्धारित किया जाता है। एक देशांतर घूमने में 1 डिग्री देशांतर घूमने में 1 देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। और इस तरीके से जब हम 82.5 को यानी 82.5 को 4 से गुणा करते हैं तो ये लगभग 330 मिनट के बराबर आता है। और इसको जब हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतराल आता है। तो भारतीय मानक समय इंग्लैंड के ग्रीनविच से पूर्व में या आगे हम कह सकते हैं कितना है? 5.5 घंटे है। 5 घंटा 30 मिनट। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, भारत का मानक समय की अगर हम बात करें तो 82.5 देशांतर रेखा से निकाला जाता है। एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को लगभग 4 मिनट का समय लगता है। और इस तरीके से भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न देखें, कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती। यहाँ पर कुछ राज्य दिए हुए हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। एक ऐसा राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो जब हम बात करते हैं भारत में कर्क रेखा के गुजरने से, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश की रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इन राज्यों से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। 8 राज्यों से भारत के। इनमें से अगर हम राज्यों की बात करें तो राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, परंतु उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, बसंत विषुव होता है। तो बसंत विषुव कब होता है? भारत में बसंत विषुव की समय सीमा 21 मार्च को होती है। 21 मार्च से बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और ये उत्तरी गोलार्ध में बसंत की ऋतु होती है। और इसी वजह से 21 मार्च को बसंत विषुव या बसंत तथा 23 सितंबर को शरद विषुव, क्योंकि
23 सितंबर से शरद ऋतु शुरू हो जाती है और इस वजह से 23 सितंबर को शरद विषु, 21 मार्च को बसंत विषु कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। चूँकि भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर, जिसको जीरो अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य की वर्ष भर किरणें सीधी पड़ती हैं और इस वजह से विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। अगर ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर दिन और रात की अवधि में 6 माह का अंतर पाया जाता है, यानी 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या जीरो अक्षांश रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। तो पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर गुरुत्व क्षेत्र का मान कम होता है या गुरुत्वीय मान कम होता है। पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के नीचे जाने पर गुरुत्वीय मान कम होता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व का मान शून्य हो जाता है। तो इस वजह से यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाया जाएगा तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। पृथ्वी तल पर गुरुत्व के मान की अगर बात की जाए तो विषुवत रेखा पर निम्नतम और ध्रुवों की ओर जाने पर अधिकतम हो जाता है। ठीक है, तो ध्रुवों की ओर जाने पर, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे तो दक्षिणी ध्रुव हो, गुरुत्वीय मान अधिकतम हो जाता है, इसलिए वस्तुएं भारी लगेंगी, प्रतीत हो जाती हैं। विषुवत रेखा पर वस्तुओं का भार ध्रुवों की अपेक्षा थोड़ा कम लगेगा, जबकि पृथ्वी से के केंद्र पर जाने पर वस्तुओं का भार सबसे कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार शून्य हो जाता है, यानी न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी कितनी होती है? तो 1 मिनट में जब हम बात करें समयांतरों की, तो विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, कितने डिग्री के बराबर होता है? 1 घंटे के समय अंतराल की बात करें तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का। वहीं अगर हम बात करें 15 डिग्री घूमने में तो 60 मिनट का समय लगता है, जो कि 1 घंटे के बराबर होता है। तो 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी कितनी होती है? 15 डिग्री की होती है। अगर हम देशांतरी दूरी की बात करें तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 111.32 किलोमीटर होती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो क्षेत्रफल होता है, उस क्षेत्रफल को हम गोरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय लगता है। तो 1 घंटे समयांतर में देशांतरी दूरी कितनी होगी? 15 डिग्री। 1 डिग्री देशांतर बराबर 111.32 किलोमीटर होती है। इसके क्षेत्रफल को गोरे के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 डिग्री। चलिए आज का अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखते हैं। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? तो अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की स्थिति की, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। अगर ये मान लें हम सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है, यानी एक बार पृथ्वी सूर्य के निकट और एक बार पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। तो जिस समय सूर्य से पृथ्वी दूर होती है उसको अपसौर कहा जाता है, अपसौर, और जब निकट होती है उसको उपसौर कहा जाता है। तो पृथ्वी की सूर्य से 2 स्थितियां होती हैं, अपसौर और उपसौर। अगर हम बात करें उपसौर की, तो उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम होती है। और वहीं अगर अधिकतम दूरी की बात करें तो अधिकतम दूरी या अपसौर की जो तिथि होती है वो होती है
4 जुलाई की। ठीक है, क्या होती है? 4 जुलाई। ठीक है, तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक, जो कि लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, इसको उपसौर कहा जाता है। यानी ये दूरी जो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, वही अपसौर की अगर बात करें तो ये दूरी होती है 15.0 करोड़ किलोमीटर की। ठीक है, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, इसे अपसौर कहते हैं। ठीक है, तो 4 जुलाई को अपसौर। यहाँ पूछा गया सबसे पास की स्थिति जो होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। वहीं अगर 21 जून को हम बात करें तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर। ध्यान रखिएगा, 21 जून को कर्क रेखा पर तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर तथा 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। तो इस तरीके से 4 जुलाई अपसौर अधिकतम दूरी, उपसौर 3 जनवरी दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 3 जनवरी। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर, जबकि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात की अवधि बराबर होती है, क्योंकि सूर्य कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 जनवरी को पृथ्वी की सूर्य से स्थिति सबसे नज़दीक होती है, जिसको हम उपसौर कहते हैं। तो आज के थे ये भूगोल विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से भेजना न भूलें। अगले वीडियो के माध्यम से हम पुनः आपके पास उपस्थित होंगे 25 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिएगा दिशा एकेडमी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।